स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे प्यारे एकलव्यों, प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड स्टडी 91 के द्वारा जो शुरू किया गया और आजकल हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्या मध्यकालीन भारत का इतिहास, और मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी हम लोग मुगल काल को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग मुगल कालीन प्रशासनिक और जो है आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, जिनसे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था, अल्तमगा भूदान किसने आरंभ किया था, मुगल नौसेनापति कौन होता था, या मुगल प्रशासन में मदद ए मास किससे संबंधित था, जैसे प्रश्नों का हम लोग एक एक करके व्याख्या सहित जो है हल देखेंगे। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, और आज का ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल, मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों से इस बारे में डिस्कस करता रहा हूं कि मुगल काल भारत में कब से कब तक चला था। वर्ष 1526 से लेकर के कब तक 1857 तक जो है चला। हालांकि वैसे प्रशासनिक दृष्टिकोण से मुगल काल का जो है प्रभाव औरंगजेब के शासनकाल तक ही रहा था, 1707 तक रहा था। मुगल काल प्रशासन के दृष्टिकोण से, या कह लें कि मुगल काल को प्रशासनिक ढांचे में ढालने का काम सबसे पहले किसी ने किया, तो किसने? अकबर ने किया था। अकबर ही वो बादशाह था जिसने अपने शासन के 24वें वर्ष में अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया। किसमें विभाजित किया? प्रांतों में विभाजित किया था। और तब जो है प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? सूबा के नाम से जाना जाता था। और सूबा का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे सूबेदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूबेदार कहा जाता था। सूबेदार के नाम से जो है जाना जाता था। यानी आपसे पूछे कि मुगल काल में प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? सूबेदार के नाम सूबा के नाम से जाना जाता था, और उसके प्रमुख अधिकारी को सूबेदार कहा जाता था। और यह सबसे पहले विभाजन किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा किया गया। और तब जो है मुगल साम्राज्य में सिर्फ जो है इतने सूबा हुआ करते थे, 12, 1 दर्जन सूबा जो है बटा हुआ था। किसमें? सरकार में। किसमें बटा हुआ था साहब? सरकार में। यानी उन दिनों जो डिस्ट्रिक्ट यानी जो जिला थे उसे सरकार के नाम से जाना जाता था। और सरकार का जो है सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था वो होता था कौन सा? फौजदार। क्या होता था? फौजदार, जो सबसे अधिक पूछता है। और जब भी पूछता है फौजदार के बारे में तो फौज से हम लोग सीधे जो है सेना को समझ लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। उस समय का फौजदार का मतलब आज का जिलाधिकारी। सरकार जो है बटा हुआ था किसमें? परगना में बटा हुआ था। आज भी परगना शब्द का जो है इस्तेमाल किया जाता है। और परगना जो बटा हुआ था यह किस में बटा हुआ था? जी हां, यह गांव में जो है बटा हुआ था। परगना जो है ग्राम में बटा हुआ था। परगना का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था उसको जो है सिकदार के नाम से जो है जानते थे। सिकदार के नाम से जो है जाना जाता था। और गांव का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको मुकद्दम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुकद्दम। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प होगा? पहला ना, दूसरा तीसरा बिल्कुल नहीं। कौन सा होगा? चौथा विकल्प सही होगा और 100% सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? बर्नियर को? करेरी? ना। मनुची? जी हां, मनुची भारत आया था कब? वर्ष 1639 में। यह रहा कब तक? 1717 तक जो है रहा था। सबसे लंबे समय तक रहा। और भारत में मुगलों के यहां, पुर्तगालियों के यहां भी इसने अपने कैरियर की शुरुआत एक सैनिक के रूप में जो है किया था। सैनिक के साथ साथ जो है यह एक कुशल चिकित्सक भी था। कौन? निकोलस मनुची। कहां का रहने वाला था? तो आप कहेंगे कि वेनिस का रहने वाला था। वेनिस कहां पड़ता है? जी हां, उस देश में पड़ता है जिस देश की राजधानी रोम है। उस देश में पड़ता है जिस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इटली का। इटली का रहने वाला जो है ये मनुची था। और बाद के दिनों में यह सेना में चिकित्सक बना, और दारा शिकोह के समय में उसका व्यक्तिगत चिकित्सक भी रहा था।
उसका व्यक्तिगत चिकित्सक यानी जो है डॉक्टर रहा था। कौन? मनुची। और मनुची के द्वारा जो है भारत के संदर्भ में जो कुछ भी जो है इसने देखा था उसको शब्द रूप दिया और एक पुस्तक की रचना भी इसने जो है किया था, जो कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों से बताया था, हिस्टोरियो डी मोगोर। कौन सा? हिस्टोरियो डी मोगोर। किसने लिखा था? मनुची ने जो है लिखा था। और इसे 17वीं शताब्दी का भारत का ऐतिहासिक दर्पण कहा जाता है। ऐतिहासिक दर्पण कहा जाता है किसको? इस पुस्तक को, हिस्टोरियो डी मोगोर को जो है कहा जाता है। टैवर्नियर जो है था, जो कि भारत में जो है कुल 6 बार आया था और शाहजहां के शासनकाल से लेकर के औरंगजेब के शासनकाल तक भारत में कितनी बार आया? 6 बार आया था। बर्नियर भारत में कितनी बार आया? किसके शासनकाल में आया? ये शाहजहां के शासनकाल में आया था। और ये दोनों कहां के रहने वाले थे? तो आप कहेंगे कि दोनों जो है उस देश के रहने वाले थे जिस देश की कैपिटल को जो है पेरिस कहा जाता है। यानी कहां के रहने वाले थे? जी हां, इस देश के रहने वाले थे। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? जी, तीसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था? सेनाधिकारी? ना, सेना के सर्वोच्च अधिकारी को मीर बख्शी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मीर बख्शी कहा जाता था। उसके बाद जो दूसरा जो है अधिकारी होता था उसको बख्शी ए लश्कर कहा जाता था। लश्कर का मतलब ही होता है क्या? सेना। और मीर बख्शी का पद भी बनाया गया था किसके द्वारा? किसके द्वारा बनाया गया था? जी हां, बादशाह अकबर के द्वारा बनाया गया। और इस पद पे सबसे पहले मान सिंह को नियुक्त किया गया था। बहरहाल विदेश सेवा का जो प्रमुख होता था उसको वकील कहा जाता था। बाद के दिनों में वजीर ने भी यह जिम्मेदारी जो है निभाई थी। लोक आचरण जो अधिकारी होता था उसी को जो है मुहत्सिब के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मुहत्सिब के नाम से जाना जाता था। ये लोगों के चरित्र और आचरण पर विशेष नजर रखता था। हालांकि मुगल काल के जो बादशाह थे उनका खुद का आचरण और चरित्र बड़ा निम्न कोटि का था, लेकिन अपने प्रजा के आचरण, उनके व्यवहार पर विशेष नजर रखने के लिए इन लोगों ने मुहत्सिब नामक जो है एक अधिकारी की नियुक्ति की थी। और यह परंपरा कब से चल रही थी? हुमायूं के द्वारा जो है शुरू किया गया था। कब? जब हुमायूं ने सबसे पहले मीना बाजार लगवाने की परंपरा जो है शुरू किया था। आज भी आगरा में मीना बाजार, दिल्ली का मीना बाजार, जहां जहां जो है मुगलों का राज परिवार रहा है वहां मीना बाजार लगाया जाता था। और वो मीना बाजार आपको जान करके विचित्र लगेगा कि महिलाओं के द्वारा जो है लगाया जाता था। हकीकत तो यह था कि विभिन्न राज परिवारों के विभिन्न घरों से महिलाएं वहां कुछ न कुछ जो है अपना सामान लेकर के बेचने के लिए जाती थी। लेकिन हकीकत यह था कि वो सामान बेचने नहीं जाती थी, अप्रत्यक्ष रूप से खुद को बेचने जाती थी। उसी मीना बाजार में आगरा में सबसे पहले शाहजहां मुमताज को देखा और देखा तो देखते रह गया, क्योंकि मीना बाजार में सिर्फ और सिर्फ जो है राजघराने, उस समय जो मुगल सल्तनत के जो लोग थे उनको जाने की परमिशन थी, आम व्यक्ति को जाने की परमिशन नहीं थी। या फिर उन दिनों दरबार में रहने वाले जो लोग थे वो जा सकते थे, उनके परमिशन पे जो है कोई और व्यक्ति जा सकता था। लेकिन इनके अलावा और किसी को जो है मीना बाजार बिल्कुल नहीं। तो जिनका चरित्र खुद इस तरह का था, लेकिन वो लोग भी जो है पब्लिक यानी आम लोगों के आचरण पर देखभाल करने के लिए मुहत्सिब नामक जो है एक अधिकारी की नियुक्ति कर रखे थे। इनके दरबार में खुद ही मुगल जो शासक थे, अब जान करके मैंने बताया ना कि पहली बार मीना बाजार में जो है देखा था मुमताज को शाहजहां ने, तो शाहजहां को पता चला कि मुमताज शादीशुदा हैं, इनके पति का नाम मुस्तफा है, जो ऑलरेडी उस समय मुगल सेना में नौकरी करता था। मुस्तफा का काम भी सफा करा दिया था शाहजहां ने। और फिर घड़ियाली आंसू बहाते हुए एक
एक सहानुभूति को जो है जीतने के लिए उसने मुमताज के सामने प्रस्ताव रखा शादी का, और मुमताज के साथ उसने जो है निकाह कर लिया। वर्ष 1612 में मुमताज और शाहजहां की शादी हुई, और 1612 से 1631 के बीच मुमताज ने 14 बच्चों को जन्म दिया। अपने अंतिम बच्ची को गौहर आरा को जन्म देने के बाद मुमताज की मौत हो गई थी। तो ये कुछ बातें थी जो है मुगलों के समय में उनके दरबार में रहने वाली जो है, उनके राज दरबार में हजारों जो महिलाएं होती थीं जिनको मनोरंजन का साधन बना करके रखा गया था, उसे जो है हरम कहा जाता था। कहा कहा जाता था? हरम कहा जाता था। जब दूसरे देश को जो है पराजित किया जाता था तो उन देशों से भी आकर्षक व्यक्तित्व, सुंदर महिलाओं को वहां से जो है जब उठा करके लाया जाता था गुलाम बना करके, तो उनको हरम का हिस्सा बना दिया जाता था, और फिर वो जो है हरामियों के मनोरंजन का साधन बन करके रह जाती थी। एक अवस्था के बाद जब उनका आकर्षण खत्म हो जाता था तो उनको शैतानपुरी भेज दिया जाता था। कहां भेज दिया जाता था? शैतानपुरी। बिहार के एक पेपर में जो है इसको पूछा भी था कि मुगल सल्तनत में शैतानपुरी का मतलब क्या था। वो क्षेत्र जहां पर जो है उन दिनों बेश्याओं के रहने का जो एक अधिकृत क्षेत्र था, उसको जो है शैतानपुरी कहा जाता था। आज के क्षेत्र में उसको रेड लाइट एरिया आप कह सकते हो। दिल्ली का जेबी रोड का रेड लाइट एरिया मुगलों की ही देन है जो आज तक चल रही है। जब औरंगजेब ने सत्ता संभालते ही हरम की व्यवस्था को खत्म कर दिया था, तो वो महिलाएं उन्हीं क्षेत्रों में, उसी एरिया में रह करके और फिर अपनी जीविका के लिए और क्या कर सकती थी। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प 100% सही है। किसको हरम से जो है शैतानपुरी में भेजना होता था कि मद्य निषेध जो है, शराब बेचना या जो है किन क्षेत्रों में शराब बेचना है, कहां नहीं बेचना है, ऐसे तमाम जो है घटनाक्रम पर जो है कौन नजर रखता था? जी हां, मुहत्सिब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। चुंगी कर? ना। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि? बिल्कुल 100% सही है। मुगल प्रशासन में विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि या कर रहित भूमि जो प्रदान की जाती थी अनुदान के रूप में, पुरस्कार के रूप में, उसको जो है कहा जाता था क्या? मदद ए मास। क्या कहा जाता था? मदद ए मास के नाम से जो है इसको जाना जाता था। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। सैन्य अधिकारियों को दिए जाने वाले पेंशन को जो है इस्तेहाक बोलते थे। क्या बोलते थे? इस्तेहाक। यद्यपि कि यह व्यवस्था जो है शुरू किया था, किसने इस व्यवस्था को शुरू किया था? सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जो सैनिकों को सेवानिवृत्ति के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद या युद्ध में घायल हो जाने के बाद जब वो सैनिक अपंग हो जाता था तो उसको पेंशन देने की प्रथा शुरू किया था, और उसके लिए जो विभाग बनाया गया था उसे दीवाने इस्तेहाक के नाम से जाना जाता था। सैनिकों को वेतन देने की परंपरा सबसे पहले किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है इस परंपरा को शुरू किया गया था, और आगे चल करके पेंशन देने की प्रथा तो शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। अंग्रेजों के समय में भी यह व्यवस्था रही, लेकिन बताने की जरूरत नहीं कि बंद कर देने की जो है व्यवस्था किसने किया था, आप सबको पता है। बहरहाल बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें। भारत में कुछ ऐसे मुनि हुए जो गुस्साए तो समुद्र पी गए, कुछ ऐसे हुए जो पेंशन ही पी गए, और कुछ तो जो है अब सरकारी नौकरी ही पी रहे हैं। नाम नहीं बताएंगे नहीं तो समझ जाओगे आप लोग। अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए? भोज, सिद्धराज जयसिंह, जैन उल आबदीन या अकबर? मुगल काल में सबसे पहले क्वाइंस यानी सिक्के जो है जारी करने का कार्य शुरू किया था किसने? जी हां, बाबर ने। बाबर के द्वारा
सबसे पहले काबुल में जो चांदी के सिक्के जारी किए गए, उस सिक्के का नाम दिया गया था क्या? शाहरुख। शाहरुख क्यों दिया गया था? क्यों दिया गया था? जी हां, इसका नाम जो है शाहरुख इसलिए दिया गया था क्योंकि उस समय बलबन भारत पर आक्रमण करने वाला तैमूर लंग, उसका बेटा जो शाहरुख था, वो अभी भी मध्य एशिया में अभी शासन कर रहा था। चूंकि जो मुगल थे वो पिता की तरफ से जो है तैमूर के वंशज थे, चगताई तुर्क थे, मां के तरफ से जो है चंगेज खान के जो है वंशज थे। और उसके सम्मान में जो है इन्होंने जो ये सिल्वर कॉइन जो है जारी किया था, जो चांदी के सिक्के जारी किया था, उसका नाम शाहरुख रखा। कांधार में जो इन्होंने सिक्के जारी किए, उस सिक्के का नाम जो है इन्होंने क्या रखा था? उस सिक्के का नाम इन्होंने बाबरी रखा। क्या नाम रखा? बाबरी। ये भी काहे के सिक्के थे? चांदी के सिक्के थे। इसके बाद हुमायूं हुआ, तो हुमायूं तो जिंदगी भर ठोकर ही खाता रह गया, उसको कभी सिक्के जारी करने का जो है वक्त ही नहीं मिला। जो पिता के द्वारा बनाई गई व्यवस्था थी उसी को मेंटेन करने में ही जो है उसकी जिंदगी खत्म हो गई। उसके बाद अकबर महोदय जब आए, अकबर के द्वारा भी जो है कॉइन्स जारी किया गया था। इनके द्वारा जो सिक्का जारी किया गया था, उन सिक्कों पर जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तस्वीर जो है दी जाती थी और उसके एक तरफ जो है राम सीय शब्द का जो है उल्लेख किया जाता था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का 100% जो है अंतिम विकल्प सही होगा। 100% जो है अंतिम विकल्प जो है सही होगा। और वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें, ये अकबर के द्वारा जो है कॉइन्स जारी किए जाते थे। जहांगीर ने जो कॉइन जारी किया, चांदी के जो सिक्के जारी किए थे, उसका नाम जहांगीर के द्वारा उसका नाम दिया गया था क्या? उसका नाम जो है निसार दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? निसार। चांदी के सिक्के जो है निसार के नाम से किसने जारी किया? तो आप कहेंगे जहांगीर के द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा जो है जारी किया गया। इसके अलावा नूर आसफा नामक सिक्के भी इन्होंने ही जारी किया था। कौन? नूर आसफा। और बड़ी विचित्र व्यवस्था थी ये। आप सोच रहे होंगे कि इनका नाम ये सब क्यों रखा गया था? इनके हरम में रहने वाली वो महिलाएं थीं जिनसे ये प्रसन्न हुए, तो उनके नाम पर जो है कॉइन जारी कर दिया गया था, क्योंकि इन लोगों के खुद के आचरण बहुत अच्छे होते थे। सबसे अधिक अगर टकसाल का मतलब होता है मिंट कॉइन बनाने की जो है टकसाल सबसे अधिक किसी के शासन में रही थी 23, तो जो है किसके शासन में रही? शेर शाह सूरी के शासन में। शेर शाह सूरी के शासन में रही थी। आज भी, अब तो खैर इसका दौर चला गया। आना नामक जो सिक्का आपसे पूछता है किसने जारी किया था? किसने जारी किया? जी हां, इसको जारी किया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। 16 रुपए का, 16 आना का जो है 1 रुपया हुआ करता था। तो ये जो है करेंसी शाहजहां के दिमाग की जो है उपज थी। अगला प्रश्न देखें, मुगल कालीन प्रशासनिक विभागों के अध्यक्षों को सुमेलित करिए। आइए किया जाए। मीर बख्शी का पद जो है अकबर के शासनकाल में बनाया गया, अकबर के ही दिमाग की उपज थी। और ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जो है वजीर होता था। सद्र उस सुदूर, ये धार्मिक विभाग का जो है सर्वोच्च अधिकारी होता था। काजी उल कुजात न्यायिक विभाग का जो है सबसे बड़ा अधिकारी। दीवाने खालसा क्षेत्र, यानी वो क्षेत्र जिसको जो है टैक्स के रूप में दे दिया जाता था, या यूं समझ लें कि वो जमीन, वो भूखंड जिस पर प्रत्यक्ष रूप से बादशाह का जो है अधिकार होता था, वो खालसा भूमि होती थी। हालांकि समय के साथ उसका जो है मतलब बदलता रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा भूमि उसको कहा गया जो इक्ता प्रथा के दौरान वेतन के रूप में सैनिकों को दे दिया गया था। और जब उनको वापस ले लिया गया सुल्तान के द्वारा, तो उसे ही किस नाम से जाना गया? तो उसको जो है खालसा भूमि के नाम से जाना गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। मुस्तौफी ए मुमालिक लेखा परीक्षक होता था। मीर बहर
नौसेना प्रमुख होता था। नौसेना सबसे पहले मुगलों में औरंगजेब ने शुरू किया था। नौसेना उस समय की सबसे सशक्त जो सेना थी वो पुर्तगालियों की थी। पुर्तगाली जो कि स्वयं को सागरों का स्वामी कहते थे, और उनका मुकाबला करने के लिए जो है मुगलों के द्वारा नौसेना जो है स्थापित करनी पड़ी थी। लेकिन यूरोपियों की तुलना में मुगलों की नौसेना कहीं दूर दूर तक जो है नहीं टिकती थी। मुहत्सिब जो कि नैतिक आचरण पर नजर रखने वाला जो है अधिकारी होता था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहले का कुछ करना ही नहीं है। दूसरा विकल्प 100% सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। मुगल कालीन भूमि की 4 श्रेणियों को सुमेलित कीजिए। पोलस, या कहीं लिखा होगा पोलास, ऐसी भूमि जिसमें प्रतिवर्ष जो है उपज होती थी, एक वर्ष में 2 से 3 फसलें जो है उगाई जाती थी, ऐसे भूमि को पोलज या पोलाज के नाम से जो है जाना जाता था। ये सर्वाधिक उपजाऊ भूमि होती थी, मोस्ट जो है फर्टिलाइजर एरिया होती थी। प्रतिभूमि वो होती थी जो 1 या 2 वर्ष के लिए छोड़ दी जाती थी और फिर जो है उसमें उर्वरा शक्ति का संचय हो जाता था, यानी उसका फर्टिलाइजर पावर जब जो है बढ़ जाता था तब उस पर खेती की जाती थी, उसको प्रतिभूमि कहा जाता था। चाचर या छच्चर भूमि 3 से 4 वर्ष के लिए जिनको छोड़ दिया जाता था और उस पर जब खेती होती थी तो उसको जो है चाचर भूमि के नाम से जाना जाता था। बंजर 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक जो है वह भूमि जो कि पड़ती रहती थी और उस पर कृषि कार्य जो है बमुश्किल होता था, जबरदस्ती होता था, वो बंजर भूमि होती थी जहां उपजाऊ क्षमता बिल्कुल 0 होती थी। तो दिए हुए प्रश्न का पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का कौन सा सही है? पहला विकल्प सही है। आगे देखें, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। बिल्कुल सही है। अकबर पहले ऐसे मुगल बादशाह थे, या उन दिनों भारत में जब मुस्लिम सत्ता व्यवस्था थी, अकबर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि ऐसा प्रयास किया और लड़कों की जो है शादी योग्य उम्र जो है इन्होंने 16 वर्ष निर्धारित किया और लड़कियों की उम्र जो है 14 वर्ष निर्धारित किया। यद्यपि कि अकबर महोदय की 3 बेटियां थीं जिनका नाम जो है आराम, निशा और जो है खानम था, लेकिन पूरी जिंदगी जो है वो कुंवारी रही इनके घर में, उनकी शादी इन्होंने नहीं की और नहीं कहीं होने दी। अगला विकल्प, अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही है। आगे देखें, अकबर के काल में दीवान ए बयूतात निम्नलिखित में से किसका प्रभारी होता था? राजस्व संग्रह ना, अनाज बाजार बिल्कुल नहीं, टकसाल तो कौन सा सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है सही होगा। कौन सा सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। राजस्व संग्रह का कार्य जो है उस समय वजीर के द्वारा जो है देखा जाता था, वजीर के द्वारा जो है देखा जाता था। जो रसालत जो कि अनाज बाजार को जो है उस समय ऑब्जर्व करता था, उसका देखभाल करता था। टकसाल के लिए जाहिर सी बात थी मुंशी होता था, जबकि जो है दीवान ए बतूतात कारखाना प्रमुख होता था। अगला प्रश्न देखें, दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था शाही संदेश वाहक के लिए, राजकीय पत्रकार के लिए, शाही अंगरक्षक के लिए, या इनमें से कोई नहीं? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? जी हां, दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। मीर ए तुजुक किससे संबंधित था? मीर ए तुजुक जो है धार्मिक आयोजन से संबंधित, धार्मिक आयोजन से संबंधित अधिकारी होता था और इसके अलावा विभिन्न धर्म के जो पूजा पाठ यानी जो धार्मिक अनुष्ठान थे उनका आयोजन कब हो, कहां हो, उसके लिए परमिशन यही प्रदान करता था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प 100% सही होगा। आगे देखते हैं, उससे पहले हमारी संस्था के द्वारा यह शुरू किया गया टेस्ट सीरीज जो
आपके आगामी परीक्षाओं में उज्जवल भविष्य के लिए यूं समझ लीजिए कि सुनहरा अवसर है। आप यहां से www.study91pro.com पर जाइए, स्कैन करके या तो जो है इस ऐप को जो है डाउनलोड करिए और यहां दी गई जो है शानदार शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया जो टेस्ट सीरीज है उनका पहले इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए। आगे देखिए, अकबर के शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था? इतना लिया जाता था। कितना लिया जाता था? 33% जो है लिया जाता था। मुस्लिम शासनकाल में सबसे अधिक टैक्स रेट जो है किसके शासनकाल में था? 50% रहा था। और वो दो ऐसे जो है सुल्तान रहे थे, एक था जो है अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। और दूसरा था कौन? दूसरा था मुहम्मद बिन तुगलक। ये दो ऐसे जो है सुल्तान रहे थे जिनके शासनकाल में ओवरऑल सबसे अधिक टैक्स रेट 50% रहा था। अगला प्रश्न देखें, अधोलिखित कौन अकबर के केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था? अब प्रश्नानुसार अकबर से पहले जो है बादशाह के बाद सर्वोच्च अधिकारी वकील हुआ करता था। कौन होता था? वकील हुआ करता था। जबकि अकबर के शासनकाल में ही वजीर पद को जो है लाया गया था और उसके बाद वजीर पद का महत्व इतना बढ़ गया तो दूसरे नंबर पर बादशाह के बाद दूसरा नंबर जो है किसका हो गया था? वजीर का हो गया। पहला नंबर जो है वकील का था। सेना का सर्वोच्च जो अधिकारी होता था उसी को मीर बख्शी कहा जाता था। यह भी पद अकबर के द्वारा ही बनाया गया था, आयोग के द्वारा संभवतः। इसलिए इसको माना गया है किसको? वकील को, क्योंकि वजीर को, क्योंकि अकबर का केंद्रीय प्रशासन ये नाम वजीर शब्द जो है इनके द्वारा दिया गया था। और इनका जो संरक्षक था बैरम खां, इनका जो है वो पहला वजीर था। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने माहम अनगा को यानी किसी महिला को वजीर बनाया था 1560 से 1564 के बीच। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने किसी महिला को किसी क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया था और अपनी सौतेली बहन बहरुनिसा को जो है इन्होंने काबुल कांधार का गवर्नर जो है नियुक्त किया था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। आगे देखें, किरोड़ी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह या अकबर? अकबर के समय में इस्तेमाल किया जाता था। प्रशासनिक व्यवस्था का ऐसा राजस्व अधिकारी जिसको पूरे एक वर्ष में जो है 1 करोड़ जो है राजस्व वसूल करके जो है देना होता था, उसको किरोड़ी या करोड़ी कहा जाता था। और राजस्व को जो है माल शब्द से जो है संबोधित किया जाता था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? जी, अंतिम विकल्प 100% जो है सही होगा। शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, खास करके जो भू राजस्व थे, उसी को अकबर ने जो है अक्षरशः फॉलो किया था। अकबर के शासनकाल में प्रचलित एक दाम दशमलव मुद्रा में कितने पैसे के बराबर था? अकबर जिनका शासनकाल सबसे लंबा रहा था, वर्ष 1556 से लेकर के 1605 तक। अकबर जिन्होंने अपना राज्याभिषेक, जिनका राज्याभिषेक कलानौर के जंगलों में जो वर्तमान पंजाब का गुरदासपुर का क्षेत्र है वहां पर जो है हुआ था। इनके गुरु बैरम खां के द्वारा कराया गया। और इनके शासनकाल में जो तांबे का जो है दाम किसका जो है होता था? जी हाँ, कॉपर कॉइन होता था। तांबे का जो दाम होता था उस दाम की कीमत जो है कितनी होती थी? इसकी कीमत जो है 2 पैसे के बराबर होती थी। दाम के बाद जो है एक अगला कॉइन था जिसका नाम था जो है दिरहम। क्या नाम था? दिरहम। ये भी जो है तांबे से ही जो है बनी हुई कॉइन थी, सिक्का था। दाम तो अब खैर दुनिया में नहीं रहा, लेकिन आप कमेंट करके बताना कि वर्तमान समय में किस देश की करेंसी दिरहम है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। आगे देखें, मनसबदारों हेतु माहवार वेतन प्रथा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? अकबर, ना जहांगीर,
औरंगजेब बिल्कुल नहीं। तो कौन सा विकल्प सही होगा? शाहजहां। शाहजहां से पहले जो वेतन होते थे वो हफ्ता वाइज जो है दिए जाते थे, जिसको हम लोग सप्ताह कहते हैं फारसी भाषा में, उसको हफ्ता कहा जाता था। और हमेशा जुमे के दिन जो है, ये सप्ताह के अंतिम दिन जो है इसे बांटा जाता था। ईसाई धर्म में ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार रविवार अंतिम दिन है, जबकि वहां पर जुमा मतलब जो है शुक्रवार अंतिम दिन होता था। लेकिन इसको माह के अंतिम दिन में वेतन देने की परंपरा की प्रथा जो है शुरू किया था किसने शुरू किया? जी हां, शाहजहां ने शुरू किया था। शाहजहां ने शुरू किया और उसके बाद से जब जितने भी जो है मुगल आए, सब ने इस प्रथा को जो है स्वीकार किया। इवन दैट अंग्रेजों के समय में भी वही व्यवस्था थी और वर्तमान समय में भी यही व्यवस्था है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। शाहजहां जिसका शासनकाल कब से कब तक था? तो आप कहेंगे कि सर इसका शासनकाल 1628 से लेकर के 1658 तक रहा था। औरंगजेब जिसने 1658 से लेकर के 1707 तक शासन किया, अपने बाप को जेल में डाल करके, और उसके बाद स्वयं को बादशाह घोषित किया था। किसने? औरंगजेब ने। अगर आपसे जो है पूछा जाए जहांगीर का शासनकाल, ये 1605 से लेकर के और 1627 तक लगभग 22 वर्ष शासन किए। अकबर जो कि 1556 से लेकर के और कब तक? 1605 तक शासन किया था। सबसे लंबा शासनकाल अकबर का ही रहा था, जबकि दूसरा सबसे लंबा शासनकाल जो है किसका था? जी हां, औरंगजेब का था। औरंगजेब का रहा था। औरंगजेब का रहा था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 1658 है ये, और ये 1658 से 1707 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखें, मुगल नौसेनापति कौन था? ये मुगल है, ये हमारे टाइपिस्ट महोदय हैं, ये भी उसी समय से बिलोंग करते हैं। मुगल नौसेना का सेनापति कौन होता था? वैसे तो मुगलों की जो शासन व्यवस्था थी उसमें जो सेना, अश्व सेना, गज सेना, पैदल सेना, ऊंट सेना, बाबर जिसने तोपों का, बंदूकों का प्रचलन शुरू किया था। लेकिन जब भारत में 16वीं शताब्दी के शुरुआत में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया, ये वाले बेल्ट पर जब पुर्तगालियों का अधिकार हुआ, इन वाले क्षेत्रों पर, तो पुर्तगालियों की नौसेना जो है बहुत ताकतवर थी। उन्हीं के दम पर ही इन लोगों ने इन क्षेत्रों को जीतने में कामयाबी हासिल की। इतना ही नहीं, इन क्षेत्रों से जो जहाज आते थे, उन जहाजों पर जो है पुर्तगालियों के द्वारा टैक्स लगा दिए गए थे, जिसको कार्टेज टैक्स के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? कार्टेज के नाम से जाना जाता था। अकबर जो उस समय का सबसे ताकतवर शासक था मुगलों में, उसको भी कार्टेज देना पड़ता था पुर्तगालियों को। अदरवाइज बिना कार्टेज जो है दिए संभव ही नहीं था कि इन क्षेत्रों से कोई व्यापार कर ले। उनका मुकाबला करने के लिए औरंगजेब के समय में नौसेना का जो है गठन किया जाता है। हालांकि इसका श्री गणेश जो है अकबर ने ही शुरू कर दिया था, लेकिन उसने बहुत इस पर ध्यान दिया नहीं। मीर ए बहर नौसेना का जो है सबसे बड़ा सिपाही होता था, सबसे बड़ा अधिकारी होता था। कौन? मीर ए बहर, जो कि मीर बख्शी के अंतर्गत ही काम करता था। मीर बख्शी किसी भी सभी सेनाओं का, गज सेना, पैदल सेना, अश्व सेना, ऊंट सेना, सबका सबसे बड़ा अधिकारी होता था, जबकि बख्शी ए लश्कर दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता था। अगला प्रश्न देखें, मुगलों के शासनकाल में निम्न में से कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था? शाही दस्तावेज दरअसल जो बादशाह के द्वारा जो है जो लॉ एंड ऑर्डर जारी किया जाता था, जो आदेश जारी किया जाता था, उसका जो लिखित रूप था उसी को फरमान कहते हैं। आज भी ये शब्द जो है जहां तहां इस्तेमाल किया जाता है कि साहब ने फरमान जारी किया है, आज भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो शाहजादा जो है
उन दिनों के जो शाहजादे जो आदेश जारी करते थे उसका जो लिखित रूप होता था उसी को किस नाम से जाना जाता था? निशान के नाम से जाना जाता था। सनद का मतलब होता था, आज भी कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, प्रमाण पत्र। अगर जो है किसी भी मामले में किसी व्यक्ति को जो है लिखित रूप से कोई पुरस्कार या कोई भी दस्तावेज दिया जाता था उसको सनद कहा जाता था। और खुतबा का शाही दस्तावेज से जो है कोई लेना देना नहीं था। खुतबा जो कि एक तरीके का जो है धार्मिक प्रक्रिया थी, जब जुमा के दिन मतलब शुक्रवार के दिन जब नमाज अदा की जाती थी तो उस नमाज में इस्लाम धर्म के पैगंबर, इनके अलावा जितने भी खलीफा हुए हैं, इस्लाम के सबसे बड़े धर्मगुरु को जो है खलीफा कहा जाता था, और उसके अलावा उस क्षेत्र के बादशाह का भी जो है नाम का उल्लेख किया जाता था, तारीफ किया जाता था, उसी को जो है खुतबा पढ़ना कहा जाता था। अगर किसी क्षेत्र में किसी मौलवी या मौलाना के द्वारा अगर जो जुमे की नमाज में वहां के बादशाह का नाम जो है उसका उल्लेख नहीं होता था, इसका मतलब कि उस बादशाह को जो है वहां नकार दिया जाता था। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प 100% सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, अल्तमगा भूदान किसने प्रारंभ किया? जहांगीर, शेरशाह, अकबर, शाहजहां। अल्तमगा जो ये भूदान था एक तरीके का जो है कर रहित भूमि थी, कर रहित भूक्षेत्र था जो उपहार में प्रदान किया जाता था। किसमें? उपहार में प्रदान किया जाता था, उपहार स्वरूप जो है दिया जाता था, और जिस पर सुल्तान की, बादशाह की विशेष कृपा होती थी उसको ये टैक्स रहित भूमि उपहार के रूप में प्रदान कर दिया जाता था। कुछ मामलों में इसे वंशानुगत घोषित कर दिया जाता था, यानी उनके वंशजों का उस पर अधिकार रहेगा, और कुछ मामलों में किसी व्यक्ति विशेष तक ही वो सीमित रहता था। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प सही होगा। जहांगीर ने ही ये प्रक्रिया जो है शुरू किया था, इसको नियम बना दिया था, वरना इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। जहांगीर का बाप अकबर, जिन्होंने सिख धर्म के तीसरे धर्म गुरु अमरदास जी को गोविंदवाल में न सिर्फ मिला तो उनको इबादत खाने में आने के लिए निमंत्रण दिया, उनको आमंत्रण किया, बल्कि उनकी इकलौती बेटी बीबी भानी को 500 बीघे जमीन, कितना? 500 बीघे जमीन उपहार में दे दिया था। हालांकि उसके पीछे इनका इरादा जो भी रहा होगा, लेकिन उसमें ये कामयाब हो नहीं पाए। तो जहां तहां विशेष अवसरों पर बादशाहों के द्वारा जो है जब तब इस तरह की भूमि प्रदान की जाती थी, लेकिन जहांगीर ने इसको एक परंपरा बना दिया, एक जो है नियम बना दिया। जिस दिन उसका राज्याभिषेक हुआ था उस जो है तिथि पर जब तक हो रहा था इस तरह की भूमि अनुदान में प्रदान करता रहा था। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प 100% सही है। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया? मैंने बता तो दिया था, अकबर ने किया। अकबर के समय में कितने सूबा थे? प्रांतों को किस नाम से कहा जाना जाता था? सूबा। और सूबा के जो है अधिकारी को क्या कहा जाता था? सूबेदार कहा जाता था, सूबेदार। उसके बाद क्या होता था? उसके बाद जो है जिला को क्या कहा जाता था? सरकार। सरकार का अधिकारी कौन होता था? फौजदार। सरकार के बाद क्या है? परगना। क्या? परगना। परगना का अधिकारी कौन होता था? तो आप कहेंगे कि जो है सिकदार होता था। उसके बाद क्या होता था? उसके बाद जो है गांव। गांव का सबसे बड़ा अधिकारी जो है मुकद्दम होता था। तो अकबर के समय में 12 और जहांगीर के समय में इन प्रांतों की संख्या 11 हो गई थी। हुमायूं के समय में ऐसी कोई व्यवस्था इन दोनों के समय में रही नहीं। उसके अलावा औरंगजेब के समय में जो है सर्वाधिक
मुगल काल जो है मुगल क्षेत्र का विस्तार हुआ और कुल जो है 20 प्रांत रहे थे। शाहजहां के समय में प्रांतों की संख्या जो है कभी 22 हो गई थी, लेकिन फिर भी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा साम्राज्य औरंगजेब का था, जबकि शासन काल के आधार पर सबसे बड़ा कार्यकाल जो है अकबर का रहा था। अगला प्रश्न देखें, इस सेशन का 2020 सीरीज का अंतिम प्रश्न है, जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक उपजाऊ भूमि किस रूप में वर्गीकृत की गई थी? अभी पीछे जो है बताया ही गया था। पोलस, या कहीं लिखा होगा पोलास, वो भूमि थी जो सर्वाधिक जो है उपजाऊ होती थी और वो दो आप में होती थी। दो आप का मतलब दो नदियों के आसपास का जो क्षेत्र होता था, ये तटीय क्षेत्रों में होती थी। इसके अलावा प्रति भूमि जो 2 से 3 वर्ष तक जो है जिस पर खेती ना हो, उसके बाद उस पर खेती की जाती थी। चाचर की भी स्थिति और भी उससे विचित्र थी। और खालसा भूमि वो भूमि थी जिसको कर रहित भूमि के रूप में दिया जाता था और फिर उसको वापस ले लिया जाता था, वो खालसा भूमि थी। या वो भूमि जिस पर प्रत्यक्ष रूप से बादशाह का नियंत्रण होता था, उसको खालसा भूमि के नाम से जाना जाता था। तो मेरे प्यारे एकलव्यों, ये रहा था आज का 2020 सीरीज, आज का ये सेशन। उससे पहले मैं बता दूं, हमारी संस्था की तरफ से ये आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का ये श्रृंखला जारी किया गया है। इनको प्राप्त करने के लिए आप इन पर इस दिए हुए नंबर पे कॉल करें और इन पुस्तकों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, यानी होम डिलीवरी जो है बिल्कुल फ्री है, आप अपने घर मंगाएं और इनका इस्तेमाल करें, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। आप लोग अपने कमेंट, उत्साहवर्धक शब्दों का जो गुलदस्ता प्रस्तुत करते हैं, उसको पढ़ करके मन बड़ा प्रफुल्लित होता है, दिल बाग बाग हो जाता है। ऐसा ही आप जो है कमेंट किया करें, अपने को बड़ा उससे यूं समझ लें कि जो है ऊर्जान्वित आदमी महसूस करता है। ये सेशन आज समाप्त होता है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।